डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती हैं। तो आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान। किसान भाइयों बहनों, वानिकी सहयोग के माध्यम से भारत की मुख्य 13 नदियों का कायाकल्प परियोजना की एक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। आइए डालते हैं नजर इस विशेष रिपोर्ट पर। दिल्ली स्थित पर्यावरण भवन में वानिकी सहयोग के माध्यम से भारत की 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी की गई। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिव लीना नंदन, ICFRE के महानिदेशक अरुण सिंह रावत ने संयुक्त रूप से वानिकी सहयोग के माध्यम से 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी की। 13 नदियों को बचाने का अर्थ है, उसका अर्थ यह है कि हम अपनी पूरी जो एक मैकेनिज्म है हमारे देश में रिवर का, जो ऑलरेडी रिवर्स हमारी जुड़ी हुई है, जिनकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी, उनको हम किस प्रकार से जोड़ के चले। इसलिए जो कन्वर्जेंस है, ये कन्वर्जेंस ऊपर से परमात्मा ने कर रखा है, हमें उसमें अपना योगदान देना। इस सारी स्कीमों का एकदम सोचा है कि आखिर ये जो इतने पेड़ लगते हैं, सारी स्कीमों का हमारा कैंपा में भी लगता है, हमारा इंटरनेट फंड से भी लगता है, एजेंसी से भी लगता है, मनरेगा से भी लगता है, स्टेट से भी लगता है। हम कैसे कन्वर्जेंस करें? और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा उनका ये हमको सबसे बड़ा मार्गदर्शन रहता है कि स्कीमों का कन्वर्जेंस करेंगे तो उसका क्यूमुलेटिव है, पूरा एक बड़ा परिणाम आएगा। और हमें, हमारा तो लक्ष्य है कि हमें देश का कार्बन सिंक बढ़ाना है, हम प्रतिबद्ध हैं। अब ये जो कार्बन सिंक बढ़ाना है, अगर ये मान लीजिए हम उधर जाकर बढ़ाएंगे जहाँ बस्तियां बस रही है, तो लोग पूछेंगे कि भाई यहाँ बस्तियां बस रही है। तो सार्वजनिक रूप से नदियां जिन क्षेत्रों में बहती है, सामान्यतः हमारे पास उसके पास लगा हुआ फॉरेस्ट का एरिया है, जंगल का एरिया है। अब गुवाहाटी का पूरा असम का जो लैंड का जो इरोजन है, उसका बहुत बड़ा कारण भी ये है। तो नदी के किनारे अगर हमारे जंगलात की जगह है, तो 3-4 तरह की चीजें हम बिल्कुल देख ही सकते हैं कि वहाँ पर फॉरेस्ट्री एरिया है, एग्रीकल्चर एरिया है, अर्बन एरिया है या सार्वजनिक जगह है, तो उसको आइडेंटिफाई करके आजकल तो हमारे वन विभाग वाले लगे हुए देश भर में ऐसी जगह ढूंढने पे जहाँ पे हम अपग्रेडेड फॉरेस्ट कर सकें। और मानव सभ्यताओं ने नदियों के साथ में बढ़ते बढ़ते वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। हमने नदियों से लिया, नदियों ने हमें जीवन दिया, विकास के मार्ग को प्रशस्त किया, लेकिन हमने नदियों को क्या दिया, ये सोचने की परंपरा जिस दिन से समाप्त हुई, उसी दिन से सारे संकटों का प्रारंभ हुआ। निश्चित ही विकास आवश्यक तो था, लेकिन उसमें जिस तरह के बैलेंस की आवश्यकता थी, वो बैलेंस फैक्टर कहीं न कहीं मिस हुआ। और उसके कारण आज जिस तरह का संकट और जिस तरह की चुनौतियां हम सबके सामने हैं, इन चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर है। और आने वाली पीढ़ी, अभी आदरणीय सचिव महोदय कह रही थी कि आने वाली पीढ़ी के लिए हमारा दायित्व है। देखिए, जितने भी प्रकृति के घटक हैं, पर्यावरण के जितने भी घटक हैं,
इन सबको हमने जिस दिन से अपना इनका स्वामी हमने अपने आप को मानना प्रारंभ किया, प्रकृति और पर्यावरण के घटक को जिस दिन तक हम कस्टोडियन के रूप में मानते थे, हमारे ऋषियों मनीषियों द्वारा स्थापित परंपरा के अनुरूप, तब तक संकट प्रारंभ नहीं हुए थे, क्योंकि हमने कस्टोडियन के भाव से, हमने अनुरक्षक के भाव से उन्हें देख रहे थे। लेकिन जिस दिन से हमने ओनर अपने आप को मानना प्रारंभ किया, उस दिन से सारे संकट प्रारंभ हुए। नदियों की पवित्रता को अक्षुण्ण बना के रखना, जहाँ एक तरफ भारतीय संस्कृति का एक वो हम कह सकते हैं कि पानी जो पवित्रता का, और हमने उसके लिए कहा कि भाई जल ही जीवन है, और मनुष्य के शरीर के लिए जो क्षितिजल पावक गगन समीरा, हाँ, जो हम कहते हैं पंच तत्व या अदम शरीरा, ये पंच तत्वों से निर्मित शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। इसलिए ये पांच तत्व में वायु और जल, ये अपने आप में बहुत बिना जल का हम जीवन चला ही नहीं सकते, बिना वायु का हम जी ही नहीं सकते। तो यह जो हमारे लिए आवश्यक है, और ख़ास करके खेती किसानों का उर्वर कैसे हो, उसमें हर प्रकार का मिनरल्स कैसे मिले, जीव जंतु औषधि, हर प्रकार के चीज़ों का सम्मिश्रण कैसे हो, तभी उससे जो पानी निकलेगा, उस पानी में उर्वरा शक्ति भी उससे बढ़ेगा, उस पानी के सिंचाई से, उसको पीने से लोगों को मतलब कह सकते हैं कि स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, हर प्रकार के बीमारियों से मुक्त होंगे। तो निश्चित रूप से यह जो कल्पना है, इसमें लगभग 19,000 करोड़ का प्रोजेक्ट DPR बना है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, अपने इस सेगमेंट के जरिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे प्रगतिशील किसान भाई बहनों से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं मिथिलेश कुमार दुबे से, जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद नौकरी की और उसमें मन ना लगने के कारण खेती किसानी के क्षेत्र में अपना सहयोग दिया। आज वे न केवल खेती किसानी के क्षेत्र में बड़ा नाम कमा रहे हैं, बल्कि दूसरे किसान भी उनसे प्रोत्साहित हो रहे हैं। आइए देखते हैं उनकी सफलता की ये कहानी। मिथिलेश कुमार दुबे बरालोकपुर इटावा के रहने वाले एक सफल किसान हैं, जिन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके बाद नौकरी प्राप्त की। लेकिन थोड़े समय बाद वे नौकरी छोड़ खेती किसानी से जुड़ गए। चूँकि खेती से मिथिलेश कुमार दुबे को शुरुआत से ही लगाव था, यही कारण था कि वे खेती करने लगे। खेती के साथ साथ मिथिलेश कुमार दुबे को कई तरह के खेलों में भी काफी दिलचस्पी है। बात निशानेबाजी या तैराकी की हो, मिथिलेश कुमार ने इन खेलों में इनाम भी हासिल किया है। इसके अलावा मिथिलेश कुमार फिल्मों और गाने के भी शौक रखते हैं। इन सब गुणों के साथ साथ इन्होंने खेती को अपनी जिंदगी में एक खास स्थान दिया है और आने वाले युवा किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। खेती से लगाव होने के कारण इन्होंने अपनी नौकरी तो छोड़ दी, लेकिन खेती की शुरुआती दिनों में इन्हें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा था, जैसे खेती के लिए सिंचाई व्यवस्था की कमी, उपकरणों का ना होना आदि। सफल किसान के सफर में आइए रूबरू कराते हैं ऐसे ही एक सफल किसान से, जिन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियर्स की पढ़ाई शुरू की और उसके बाद नौकरी प्राप्त की, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी। आखिर क्यों?
क्या है ये कहानी, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। दादा, आपने नौकरी छोड़ी? नौकरी छोड़ी सिर्फ इसलिए छोड़ी कि मुझे खेती करना था। उस ज़माने में जब मैं नौकरी छोड़ के आया था, उस वक्त परिस्थितियां खेती के बिल्कुल अनुकूल नहीं थी। सब कोई भी साधन नहीं होता था, न कोई पानी का साधन था, न और कोई वार्निंग थी, ट्रैक्टर वगैरह कहीं कुछ नहीं, वो ज़माना था। ऐसे ज़माने में इन परिस्थितियों में भी कोशिश की, बहुत परिश्रम किया, पछताते रहे भी रही, फिर जिद कर गए कि नहीं ये काम करना ही है। लिहाजा फिर धीरे धीरे सिंचाई के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न किया। एक टंकी बनाई, टंकी से सिंचाई की, उससे जब सफलता नहीं मिली फिर आगे चल के कुएँ में बोरिंग कराई। बोरिंग भी उस टाइम नहीं हो रही थी, लेकिन किसी तरह एक बोरिंग, दो बोरिंग दर बदर लगे ही रहे। एक जिद सी हो गई थी कि हमें सफल होना है इसमें। बोरिंग कराई, उसके बाद जो है ट्रैक्टर ख़रीदा। उस ज़माने में ये कोई लोग जो है खाद से डरते थे, खाद नहीं डालते थे। शुरू में ये कहते थे अगर ये खाद डालेंगे तो ये खेत सब वीरान हो जाएंगे। नतीजा ये हुआ कि फिर हमने खाद डालना शुरू किया। दूसरे लोगों ने देखा जब फसल अच्छी होने लगी तो उनके भी दिल में आया। फिर तो लोग ये हो गए कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरे लोग हमसे प्रभावित रहे, खाद भी उन्हें डाली, खाद भी डलवाई, फिर उन्हें पोजीशन बताई, स्थिति बताई, क्या क्या करना है खेती में, किस वक्त करना है। फिर तो लोग ये धीरे इससे प्रभावित होकर करने लगे तो लोगों को फ़ायदा हुआ। तो फिर वो इसके बाद तो फिर उनका ये हाल हो गया कि दादा क्या कर रहे हैं, वही काम वो करते थे। बीज मंगाए, बीज के लिए कोशिश की, फिर बीज भी लाए, खाद भी लाए। उनको ये बताया कि किस टाइम किस तरह ये लाना है, कौन सी खाद डालनी, ये सारी चीज़ें करते करते फिर ट्रैक्टर पे मामला आ गया। ट्रैक्टर आ गया तो फिर और पोजीशन बढ़ी। जब उत्पादन बढ़ा तो दूसरे लोगों का भी बढ़ा, उन्हें प्रशिक्षण दिया। अपना काम भी करते रहे, कोशिश करते रहे कि दूसरे लोग भी ये सीखें। तो पूरे क्षेत्र में ये चीज़ हो गई कि दादा ये करेंगे, ये हमें बताएंगे, तो सभी लोग ये फ़ायदा करते रहे। आज स्थिति हो गई कि एक ट्यूबवेल के बजाय 2 ट्यूबवेल, जब पानी कम हुआ नीचे स्टेटा चला गया, ये स्थिति आई तो हार नहीं मानी, फिर दूसरा एक ट्यूबवेल फिर बनवाया और फिर बीज के लिए कोशिश की। जहाँ अच्छा बीज मिलता था वहाँ से गए, लाए अच्छा बीज, पूजा पुस्तकें में पढ़ी, उससे जाना, अटेंड किए, सेमिनार अटेंड किए, उससे जाना। तो एक सफल किसान की स्थिति आ गई। उसमें हमें कई बार इनाम भी मिला। मिथिलेश कुमार दुबे एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान दिया है। वे विलुप्त होते पक्षियों जैसे गोरैया और मोर के लिए आवास, भोजन और खान पान की उचित व्यवस्था में लगे रहते हैं। खास तौर पर वो मोर को एक खास किस्म का मक्का खिलाते हैं, जो कि मोर को बेहद लोकप्रिय है। उनका मानना है कि विलुप्त होते ये पशु पक्षी पर्यावरण संरक्षण में मददगार साबित होते हैं। इसीलिए इनका खास ख्याल रखना हम सभी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं राइफल एसोसिएशन का सदस्य रहा इटावा में, और 69 से लेके 74 तक इटावा टॉप किया है। एक बार कंपटीशन में, वो तारीख थी 10/6/69, जून का महीना था, शूटिंग कंपटीशन चल रहा था। उस ज़माने में हम लोग जो है उसमें शूटिंग कंपटीशन में राइफल वाले में हम फर्स्ट आए थे। एक किसान होने के नाते वे सरकार की उन तमाम योजनाओं का भी लाभ उठा रहे हैं जिससे उन्हें खेती में मदद मिली और मुनाफा हासिल करने में सहायता हो सकी। सरकार द्वारा चलाए जा रहे लगभग सभी योजनाओं के बारे में उन्हें अच्छी जानकारी भी है। यही कारण है कि वे कृषि के क्षेत्र में सफल हुए हैं। मिथिलेश कुमार दुबे से जब सरकार द्वारा किसानों के लिए हाल ही में बनाई गई कृषि कानून के बारे में पूछा गया, इस विषय पर उन्होंने अपना व्यक्तिगत विचार रखा। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। दादा, जैसे कि आपने बताया कि जैसे आपने खेती भी करते थे, स्विमिंग भी करते थे, स्पोर्ट्स में भी आपको इंटरेस्ट था और इसके अलावा आप फिल्मों के भी बड़े शौकीन थे, फिल्में देखते थे
तो कौन कौन से कलाकार आपको पसंद थे और कौन से कलाकारों के आप गाने पसंद किया करते थे, ज़रा किसानों को बताएंगे। कलाकार में तो मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, ये हमारे सबसे प्रिय कलाकार थे। और पुरानी फिल्में देखने का हमें शौक़ था। अब तो हमने 87 से अब तक कोई फिल्म नहीं देखी थिएटर में, क्योंकि अब फिल्में उस हिसाब से हमारे हिसाब से बनती ही नहीं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, कुछ ही दिन पहले कृषि विज्ञान केंद्र इटावा में 1 दिवसीय किसान मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां पर किसान भाइयों बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रदर्शनी में किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन एवं गौ आधारित प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी दी गई। आइए दिखाते हैं मेले की एक छोटी सी झलक। कृषि विज्ञान केंद्र इटावा ने एक मेले का आयोजन किया है, जिसमें किसान और वैज्ञानिक यहां पर आए हुए हैं। आइए क्या है विशेष जानते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र इटावा में आज हमारे इटावा क्षेत्र की विधायिका सरिता भदौरिया जी आई हुई हैं। आइए जानते हैं उनको ये मेला कैसा लगा। मैडम बताइए, आपको मेले में आई हैं, आपको मेला कैसा लगा? देखिए, जब से 2014 से देश में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, लगातार किसानों के चेहरों पर कैसे प्रसन्नता आए, उनकी आय कैसे दुगनी हो, इस पर लगातार केंद्र सरकार और फिर 17 प्रदेश सरकार मिलकर काम कर रही है। चाहे वो मृदा परीक्षण के माध्यम से हो, किसान सम्मान निधि के माध्यम से हो, या तमाम कृषि उपकरणों को 50% तक सब्सिडी देकर लोगों को लाभान्वित कराने का काम हो, उनकी ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था हो, या सोलर पंप लगाने के लिए सब्सिडी देने का काम हो। हर क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में गोष्ठियाँ करके, मेलों का आयोजन करके, लोगों को प्रेरित करके और किसानों के चेहरों पर प्रसन्नता लाने का हर संभव प्रयास सरकार कर रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब किसानों के लिए यहाँ पर तमाम हमारी जो स्टॉल लगे हैं, उन पर लोगों के लिए बीज के लिए, खाद के लिए, उपकरण के लिए सब्सिडी भी दी जा रही है और लोगों को समझाया भी जा रहा है, सिखाया भी जा रहा है। किसान चौपाल के माध्यम से, मेलों के माध्यम से, तमाम आयोजनों के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाने का, उनके चेहरों पर प्रसन्नता लाने का काम हमारी केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारों ने मिलकर किया। और पिछली बार तो 17 में प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया, अपनी पहली कैबिनेट में किसानों को ऋण मोचन योजना के माध्यम से किसानों का ऋण माफ़ करके और उनको कर्जे से मुक्त कराने का काम किया। कृषि विज्ञान केंद्र इटावा के अध्यक्ष डॉक्टर धनंजय सिंह जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस मेले को लगाने का उद्देश्य क्या था
इस मेले के लगाने का या आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि फसल का अवशेष को किस प्रकार से विशेष रूप से उपयोगी बनाया जाए, जिससे कृषि में भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़े तथा साथ ही पर्यावरण को जो पराली जलाने से क्षति हो रही है उसको बचाया जा सके। आज किसान मेला के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित विभिन्न लोगों ने अपने अपने उद्गार व्यक्त किए और उन्होंने विभिन्न विषयों पर विशेष जानकारी दी। उनको किसान भाइयों को बताया गया कि हैप्पी सीडर किस प्रकार से उपयोगी है, मल्चर किस प्रकार से उपयोगी है, सुपर सीडर किस प्रकार से उपयोगी है, कृषि के जो ये नवीनतम यंत्र आए हैं किस प्रकार से फसल अवशेष प्रबंधन में आपकी मदद कर सकते हैं और किस प्रकार से आपके फसल की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जो फसल अवशेष प्रबंधन है आमतौर पे इटावा में भी जलाने की रिपोर्टें प्राप्त हुई थी, इसीलिए इस जनपद का चयन किया गया और ये प्रथम वर्ष है जब कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा बृहद स्तर पर लगभग 150 एकड़ में 3 गांव के किसानों के बीच में काम किया गया है और जो फसलें इस समय वर्तमान में गेहूं की उनके खेतों में खड़ी हैं, उम्मीद है कि उसकी पैदावार 50 से 55 कुंटल प्रति हेक्टेयर की होगी। इस प्रकार से लगभग 20 से 25% फसल की जो गेहूं की उत्पादकता उसमें बढ़ावा होगा और जो सैटेलाइट की जो सिनेरियो थी पराली जलाने की, उसमें इस बार देखा गया कि एक भी किसान के खेत में यहाँ पराली नहीं जलाई गई। इस मेले में बहुत सारे स्टॉल भी लगे हैं, बहुत सारे किसान भी आए हैं। इसमें केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक भी आए हुए हैं। आइए जानते हैं वो मेले में क्या लेके आए और क्या उद्देश्य रहा उनका। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है वो पूरे देश में जो हमारी बकरी पालन है और ख़ास तौर से उसमें जो हमारे सीमांत और भूमिहीन और छोटे किसान जो जुड़े हुए हैं, जिनकी आजीविका और उनके आय का एक उत्तम साधन है, उसको किस तरीके से हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए कैसे हम उनकी आमदनी को बढ़ाएं, किसानों की आमदनी को कैसे बढ़ाएं, बकरियों में उत्पादक क्षमता कैसे बढ़ाएं, इस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। इस जो मेला है, इस मेले में हम लोग जो आए हुए हैं, आज हमारे मेले में हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में किसान और हमारी जो है महिलाएं हैं वो सब आई हुई हैं और हमने इस मेले में अपना एक स्टॉल लगाया हुआ है और उस स्टॉल में जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान द्वारा जो तकनीकियाँ विकसित की गई हैं, चाहे वो बकरी के स्वास्थ्य संबंधित हों, चाहे उसके जो नस्ल सुधार से संबंधित हों या उसके जो पोषण संबंधित चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को किस तरीके से किसानों को हम दिखा पाएँ, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा किसान उसको अडॉप्ट करें, कैसे उसको अपनाएं और कम लागत में और अधिक से अधिक उसका लाभ कमाएं बकरी पालन से, इस क्षेत्र में हम लोग कार्य कर रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे स्टॉल पर बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और बकरी पालन के प्रति जिस तरह से लोगों का रुझान बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो व्यावसायिक बकरी पालन है, जो अभी तक हमारा जो संस्थागत बकरी पालन था, जो हमारा जो ट्रेडिशनल जो था, उससे अब धीरे धीरे लोग पढ़े लिखे होने के नाते थोड़ा सा जानकारी के जो साधन हैं, मोबाइल है और जो हमारे जो प्रिंट मीडिया है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इनके माध्यम से भी लोग सीख रहे हैं और धीरे धीरे तकनीकियाँ अपना रहे हैं। हमारे साथ इस मेले में इफ़को के क्षेत्रीय प्रबंधक भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। इफ़को एक सहकारी संस्था है और ये किसानों के लिए हमेशा से चिंतित रहती है और कुछ ना कुछ किसानों के हित में हमेशा सोचती रहती है और करती भी रहती है। हम उर्वरक के क्षेत्र में किसानों की सेवा कर रहे हैं और साथ ही उनको जो भी तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत है, हम अपने माध्यम से या यहाँ के जो विभाग है उनके माध्यम से ले जाकर के किसानों के बीच में जाते हैं और उनको बताते रहते हैं। ख़ासतौर से उर्वरक के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इफ़को ने अभी हाल में पिछले वर्ष एक नैनो यूरिया का उत्पादन किया है। ये बिल्कुल स्वदेशी तकनीक है और जो पुरानी यूरिया थी, जिसको दाने वाली यूरिया कहते हैं, 50 किलो या 45 किलो का जो बोरा आता था, उसके बराबर हमारी एक बोतल काम करती है। ये आधा लीटर की बोतल होती है, तो आधा लीटर की बोतल जो है एक बोरे के बराबर ये काम कर रही है। कृषि विज्ञान केंद्र इटावा से डॉक्टर
MK सिंह हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं मेले के बारे में उनका क्या कहना है। देखिए, मेला जो है जनपद इटावा के लिए ये प्रोजेक्ट जो फसल अवशेष प्रबंधन है, आमतौर पर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ के किसान भाई धान और गेहूँ लेते हैं, धान के बाद में वो क्या करते हैं कि वहाँ पे जलाने का काम करते हैं, जिससे कि वहाँ का जो हवा है, वहाँ के लोगों को ऑक्सीजन में बहुत कमी आ जाती है उन लोगों को, और वो उनका जिला ही नहीं, उनका प्रदेश और प्रदेश ही नहीं, यहाँ तक कि राजधानी भी इससे प्रभावित होती है। ये प्रोजेक्ट इसी साल कृषि विज्ञान केंद्र में आया है और इस प्रोजेक्ट को हम लोग अपने जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, किसानों के जो ग्रुप्स बने हुए हैं, उसके माध्यम से आज जो मेले का आयोजन हुआ है उसमें हम लोग जो अमर उजाला है, दैनिक जागरण है और अन्य पेपर हैं, उनके माध्यम से हम लोग किसानों को ये सूचनाएं देते रहते हैं बीच बीच में कि मौसम कैसा चल रहा है, हमारे किसान भाई खेत में क्या करें। और इसके साथ साथ हम लोग हर महीने यहाँ पे किसानों की एक कृषक चंद्रशेखर कृषक समिति की एक गठित है वहाँ पे, तो उसका भी आयोजन करते हैं और उनकी समस्याओं का भी निदान करते हैं। इस पहली बार मेले में आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। सारे स्टॉलों पे गए, इफ़को वालों पे भी गए, उनसे पूछा, उनसे जानकारियाँ हासिल हुई कृषि के बारे में। एक दो यहाँ पे पत्रिकाएं, किताबें भी ले ली। अब इसी हिसाब से आगे खेती बढ़ाएंगे। किसान भाइयों बहनों, इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई तमाम जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप आसानी से हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। रखिए अपना ख्याल। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।